हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके साथ साथ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। पूरे यूनिवर्स में किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक एट्रैक्शन फोर्स लगता है। यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में एक एट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये एट्रैक्शन फोर्स किसके कारण लगता है? तो साइंटिस्ट ने कहा ये एट्रैक्शन फोर्स जो है उसके मास के कारण लगता है। मास के कारण मान लेते हैं पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास m2 है। सो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा ड्यू टू देयर मास, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडी के बीच में उसके मास के कारण लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं ईच एंड एवरी बॉडी applies an attraction force on another body due to their mass. This attraction force is known as gravitational force. इस ब्रह्मांड के प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है, एक एट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इसी एट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात आती है ग्रेविटी क्या होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है तब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ इज नॉन एज ग्रेविटी। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे और उस पर डिस्कस भी करते जाएंगे। सो पहला वाला पॉइंट है इट इज़ एन एट्रैक्टिव फोर्स। या ये ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं। इट कैन नॉट बी रिपल्सिव फोर्स। तीसरा पॉइंट इट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द मास। कहता है यदि ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर जाए, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इस ऑब्जेक्ट का यदि मास इंक्रीज कर जाए तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, ऐसे नहीं। यदि दो ऑब्जेक्ट है उनका मास यदि इंक्रीज कर जाता है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, लेकिन फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस। मीन्स इसके बीच में का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे। यदि डिस्टेंस भी घटता बढ़ता है तो फिर उसके हिसाब से ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगला पॉइंट इट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज कर जाता है। कब डिक्रीज करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको इंक्रीज करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज कर जाता है फॉर द सेम बॉडी। मीन्स यदि बॉडी दूसरा ना लिया जाए, सेम बॉडी हो, मास कांस्टेंट हो, तब उस स्थिति में डिस्टेंस इंक्रीज करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज कर जाता है। आप इसको सोच भी सकते हैं कि यदि दो ऑब्जेक्ट कम दूरी पर है तो इनके बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या डिस्टेंस ज़्यादा होने पर ये कम नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। मीन्स डिस्टेंस बढ़ाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ऐसा नहीं कि ये कम दूरी पर वर्क करता है। यदि ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी रखा हुआ है तो फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बीच में आसानी से वर्क करता है। लाइक हमारे अर्थ से सन की कितनी दूरी है? बहुत दूर है। हमारा सन अर्थ से बहुत दूर है, फिर भी सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगला पॉइंट इट इज़ द
वीकेस्ट नॉन कंडक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जितने सारे नॉन कंडक्ट फोर्स हैं उसमें सबसे वीकेस्ट है, सबसे कमज़ोर है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर है। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स दैट वर्क्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज। कहता है ये एक सेंट्रल फोर्स है जो बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। मान के चलिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इसके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग होगा। मीन्स ये जो लाइन अभी हम लोगों ने मिलाया सेंटर को, तो पहले बॉडी द्वारा अप्लाइड जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा एंड दूसरे बॉडी द्वारा जो अप्लाइड अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट रहने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मीन्स यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और इसके आसपास ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन बॉडी के कारण, ये जो आसपास इनके बॉडी हैं, इन बॉडी के कारण इफेक्टेड नहीं होगा। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स आसपास के ऑब्जेक्ट के कारण इफेक्टेड नहीं होता है। इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहता है यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, ठीक है, इस बात को हम लोग आगे समझेंगे। वैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस का। यदि पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये है और दूसरा वाला ये है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आइए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगला टॉपिक देखते हैं। एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का एडवांटेज क्या है, इनसे हम लोगों को क्या लाभ होता है, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। सो सबसे पहला एडवांटेज है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारा यूनिवर्स का अस्तित्व है। कैसे? पूरे यूनिवर्स के सारे स्टार्स एंड प्लैनेट जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सभी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण सारे के सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड छोटे छोटे जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं और पूरे यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स is responsible for the existence of universe. Number second, gravitational force keeps Earth and all other planets in our solar system in orbit. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारा अर्थ और दूसरा प्लैनेट सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है और उसमें सन के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर भी लगाता है। एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहता है हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, जिसको हम लोग एयर बोलते हैं, हवा है, जो इस अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी के कारण ही है। क्योंकि ये अर्थ क्या करता है, एयर पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है और उसके कारण से अर्थ के चारों तरफ
ये एटमॉस्फेयर जो है एयर का वो बना रहता है। सो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लैनेट्स एंड स्टार। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही न्यू प्लैनेट्स एंड स्टार फॉर्मेशन होता है। न्यू प्लैनेट्स एंड स्टार फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी एक अहम भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट होल्ड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स ही होल्ड करके अपने सरफेस पर चिपकाए रखता है। इट इज़ द काउज फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ से ऊंचाई पर रखा हुआ है और यदि वो गिरता है यानी कि फ्री फॉल होता है, तो फिर उस स्थिति में जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। सो इट इज़ द काउज फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स टाइडल इव्स इज जनरेटेड इन सी। समुद्र में ज्वार और भाटा जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अराइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी देयर इज रेन दैट पोर्स ऑन आवर लैंड। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ही है रेन होता है, वर्षा होता है, और हमारे जो भूमिगत जल है उसमें कमी नहीं होती है। आइए ग्रेविटेशनल फोर्स का डिसएडवांटेज जानते हैं। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके डिसएडवांटेज क्या है? ग्रेविटी कैन पुल एनी लार्ज रॉक और एस्ट्रॉइड्स मूविंग इन द यूनिवर्स विच वंस इंटर into our atmosphere can produce catastrophic damage। यानी कि हमारे यूनिवर्स में घूम रहे जो बड़े बड़े चट्टान एंड एस्ट्रॉइड्स हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको अपने ओर खींच सकती है। और हम जानते हैं यदि हमारे अर्थ से कोई भी एस्ट्रॉइड्स, कोई बड़ा सा रॉक्स या एस्ट्रॉइड टकरा जाता है तो फिर वहाँ पर भयंकर डैमेज हो सकता है, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। और ये क्षति किसके कारण होगी? ग्रेविटी के कारण। बिकॉज ग्रेविटी जो है उनका नेचर, उनका प्रॉपर्टीज़ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। सो ग्रेविटी कैन पुल एनी लार्ज रॉक और एस्ट्रॉइड्स, एनी लार्ज और एस्ट्रॉइड्स ओके मूविंग इन द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स में मूविंग है एस्ट्रॉइड्स हैं या लार्ज रॉक्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस अट्रैक्शन के कारण अर्थ पर भयंकर डैमेज हो सकता है, कैटास्ट्रॉफिक डैमेज हो सकता है। सो ये ग्रेविटी का डिसएडवांटेज है। आइए दूसरा वाला एडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी देयर कुड बी अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाई रेज बिल्डिंग्स, डिफेक्टेड एयरप्लेन्स, स्पेसशिप दैट कैन किल ह्यूमन। कहता है कि ग्रेविटी के कारण ही जो एरोप्लेन्स हैं, स्पेसशिप्स हैं, या फिर किसी ऊंची जगह पर रखी हुई कोई वस्तु है वो नीचे गिर जाता है। यदि ग्रेविटी नहीं होती तो ये सारे ऑब्जेक्ट अर्थ पर नहीं गिरते, नीचे नहीं गिरते। सो इसी ग्रेविटी के कारण ये सारी चीज़ नीचे गिरते हैं और कभी कभी आदमी के मौत का भी कारण बन जाती है। सो ग्रेविटी का ये दूसरा वाला डिसएडवांटेज है। समटाइम्स ह्यूमन फॉल्स फ्रॉम above 20 feet or so above the ground could be fatal cause of gravity। समटाइम्स क्या होता है, कोई भी आदमी 20 फीट या 20 फीट से अधिक ऊंचाई से गिर जाता है। अप्रॉक्स 20 फीट से कम ऊंचाई से गिरने पर खतरा थोड़ा कम रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 20 फीट लिया है कि 20 फीट से यदि ज़्यादा ऊंचाई से कोई गिरता है तो फिर या 20 फीट कह लीजिए या 40 फीट कह लीजिए, 30 फीट कह लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 फीट से भी गिरने पर मौत हो सकती है, लेकिन जनरली मैंने यहाँ पर 20 फीट यूज़ किया है। सो 20 फीट या 20 फीट से ऊपर ज़्यादा ऊंचाई से गिरने पर बहुत ही घातक चोट लग सकती है किसी भी आदमी को,
और ये गिरने वाली बात क्यों हुई? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी कि ग्रेविटी के कारण। यदि ग्रेविटी नहीं होता तो कोई भी आदमी नीचे नहीं गिरता, अर्थ उसको अट्रैक्ट ही नहीं करती तो नीचे कैसे गिरता? सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेविटी। ये सारे के सारे ग्रेविटी के डिसएडवांटेज हैं। इनके बाद हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को पढ़ेंगे, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। सो आइए जानते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज़ गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन इन 1687। 1687 में यह लॉ सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? उन्होंने कहा एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स exert an attraction force on each other called gravitational force। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं जो हैं एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ही प्रपोज 2 लॉज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए उन्होंने 2 लॉ प्रपोज किया। आइए हम लोग इन दोनों लॉ को पढ़ते हैं, फिर जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट लॉ उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडीज। यानी कि किसी 2 बॉडीज के बीच में जो लगने वाला ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि हम कहें कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स Fg है, तो ये Fg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के। यहाँ पर m1 क्या है? यह पहली ऑब्जेक्ट का मास, और m2 क्या है? दूसरी ऑब्जेक्ट का मास। मीन्स m1 एंड m2 के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 के। सो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडीज। दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की ओर। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इस बात को ध्यान में रखेंगे। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर करने वाले हम लोग। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो यदि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास Fg है, सो Fg विल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, जहाँ पर r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। अभी इसको यदि हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, अब हमारे पास पहले फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने इक्वेशन 1 बनाया था और सेकेंड लॉ में हम लोगों ने इक्वेशन 2 बनाया। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? आइए थोड़ा सा अलग समझते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या था? Fg मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, F4 फोर्स एंड G4 ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg is directly proportional to the m1 into m2. Okay, and the second law is gravitational force G is inversely proportional to the distance between the square of proportional to the square of distance between the body means 1/r square। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे इधर से मिलाने वक्त कि इधर Fg है, इधर Fg है, ये प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल है, तो ये तो मिल जाएगा। ये कैसा बनेगा? सो ये बनेगा Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये m1 m2 तो ऊपर ही रहेगा, m1 m2 एंड नीचे में ये r स्क्वायर आ जाएगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब हमें इस प्रोपोर्शन वाले साइन को हटाना है। सो इसको हटाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सो लेते हैं Fg इज इक्वल टू g, यहाँ पर g मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, g m1 m2 बाय r स्क्वायर सो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या हो गया, g m1 m2 बाय r स्क्वायर। आइए देखते हैं। सो इस प्रकार से हम लोगों ने ड्राइव कर लिया कि F जो है, फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना हुआ, वो हुआ g m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ी सी एक बात और जानेंगे। यदि पहला ऑब्जेक्ट m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है, सो केवल एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और वहीं दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। और इस स्थिति में दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, सो ये मैग्नीट्यूड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वल होगा। सो F1 विल इक्वल टू F2 एंड इट विल बी इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अभी यहाँ पर g जो है, g क्या है, मैंने अभी बताया था पीछे, g क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होगा, तो आप जानेंगे उसका वैल्यू कितना होगा, 6.674 08 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर क्यूब kg पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा क्या हो गया, g का वैल्यू होगा। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहाँ पर इस g के वैल्यू को यूज करेंगे। अब g का वैल्यू यदि हमें याद नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। g के वैल्यू को जनरली हम लोग यहाँ पर 6.67 कंसीडर करेंगे। 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर क्यूब पर kg पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कंसीडर करेंगे g के वैल्यू को, ताकि न्यूमेरिकल्स आसानी से बन सके। तो आइए देखते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हुज मास आर 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg and 5 into 10 to power 7 kg if the distance between them is 1.5 into 10 to power 7 meter, then find the gravitational force between them। सो हम लोग सबसे पहले जो डाटा है उसको लिखेंगे। सो डाटा हमारे पास क्या है, m1 कितना है, 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg, m2 कितना है, 5 इंटू 10 टू पावर 7 kg एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस r कितना है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स F का फार्मूला, तो F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। और इन सारे क्वांटिटीज़ का वैल्यू पुटअप करने के बाद यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें F का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.66 इंटू 10 टू पावर 17 न्यूटन। इसे आप करके देखेंगे इस कैलकुलेशन को, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके ओनली यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है। सो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उसके बाद वीडियो में किस तरह से और सुधार किया जा सकता है ये भी बताएं कि सर वीडियो में आप इस तरह की यदि बातें करते हैं तो फिर हम लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगा। सो हमें इंतज़ार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का, आपके सुझाव का, कि आप हमें किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, और यदि आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर से मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगा।